ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल चुनावी महासमर पर है। 2023 में सत्ता के सेमीफाइनल का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में फरवरी के महीने में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होना है मतदान। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। ये तीनों ही राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिनकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनावी संग्राम की इन खबरों के बीच सबसे बड़ा सियासी घमासान बीजेपी के प्लान पर मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो 2024 जीतने का मंत्र दिया है, उसमें हर समुदाय के वंचितों और पसमानदा मुसलमानों तक बीजेपी को पहुंच बनाने की नसीहत भी दी गई है। यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव और उपचुनाव के नतीजों ने पसमानदा मुसलमानों की ओर बीजेपी का रुझान बढ़ा दिया है और इसे लेकर देश में बीजेपी की विरोधी दलों के बीच बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि देश की करीब 190 सीटों पर ये वोटर्स बड़ा फैक्टर हैं। देश के कुल मुस्लिम मतदाताओं में से 80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 में वंचितों और पसमानदा भाईजान के वोट से बीजेपी जीत का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? क्या बीजेपी की कोशिशों से पसमानदा वोट बैंक उनके साथ जुड़ पाएगा? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हुई तो पूरी बीजेपी एक टास्क लेकर निकली। ये प्लान था पीएम मोदी का मेगा प्लान 2024। अगले साल होने वाले चुनावी महासमर में विजय के लिए पीएम मोदी ने जो बड़े प्लान बनाए हैं, उसका रोड मैप बीजेपी के एक-एक पदाधिकारी को समझा दिया गया है। बीजेपी हर तबके के गरीबों और वंचितों तक पहुंच बनाएगी। बीजेपी हर एक मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगी। 18 से 25 साल के नौजवानों को पुराने कुशासन की बात बताएगी। सीमांत जिलों में पार्टी को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देगी। सत्ता में बैठे लोग कार्यकर्ताओं से अधिक संवाद करेंगे। चुनाव जीतने के ऐसे कई और मंत्र पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पीएम के उस बयान पर हो रही है जिसमें हर समुदाय के वंचित तबकों तक पहुंचने की बात कही गई। क्या प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन तकरीबन बाकी हैं, ऐसे में सभी समाज के तबकों तक जाएं? और क्या पसमानदा और बोरा मुसलमानों का भी जिक्र करते हुए स्पेसिफिक ये कहा गया कि वो आपको वोट करें या ना करें, लेकिन उनका साथ और उन पर विश्वास जमाने की पूरी कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जानी चाहिए? देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया। पीएम मोदी ने समाज के हर पिछड़े और वंचित तबकों की बात की, लेकिन विपक्षी दल पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच के अनुमान में हमले पर हमला करने लगे। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं। धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए। सबका साथ सबका साथ सबके विकास, लेकिन इधर जो माहौल बना था उसमें अब उनको समझ में आया कि गलत कर रहे थे। तो पहला तो स्टेप यही होना चाहिए कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी लीडर स्टेटमेंट ना दे और सभी को जोड़ने की कोशिश की जाए। विपक्षी दलों के नेता ये भी सवाल उठाने लगे कि पीएम के बयान से साफ है कि बीजेपी अब तक वंचित तबकों से दूर थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि उनके वर्करों को सभी वर्गों में जाना चाहिए, तो कम से कम उनके बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग में नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और योगी सरकार ये समाज के विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए, देश की सेवा के लिए काम करती है। हम वोट बैंक को लक्ष्य करके कोई काम नहीं करते। दरअसल पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि चुनाव में
400 दिन बचे हैं। कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट जाएं। ये ना सोचें कि मोदी आएंगे तो जीत जाएंगे। मतलब ये कि 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी को पीएम ने जो मंत्र दिए हैं, उनमें नए वोट बैंक की तलाश की कोशिश भी दिखती है। क्योंकि विपक्षी दलों का अनुमान है कि देश के करीब 12 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी ने तकरीबन सारी सीटें जीत ली हैं। वहां और सीटें नहीं जीती जा सकती। लिहाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी की उन 200 से अधिक सीटों के आंकड़े कम ही होंगे। हालांकि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर 37.36% तक पहुंच गए। लेकिन अगर बीजेपी विरोधी करीब 60% वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए 2024 की डगर आसान नहीं रह जाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी अगर 2024 में हर तबके के वंचितों के साथ पसमानदा मुस्लिम वोट को जोड़ने की कोशिश कर रही है तो उसके पीछे का क्या कारण है? आपको एक बार 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों पर नजर डालनी चाहिए। 2014 और 2019 में बीजेपी को पड़े वोट पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से आपको इस बारे में अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर पसमानदा वोटर्स को अपने पलड़े में करने की, अपने पक्ष में करने की कोशिशें क्यों कर रही है। बीजेपी का वंचित वोट बैंक यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगड़ी जाति हो या दलित हो, आदिवासी हो या ओबीसी, हर वर्ग का बीजेपी को वोट मिला है। यहां पर सामान्य वर्ग आप देखिए, 2014 की बात करें तो 47% था, सामान्य वर्ग ने 2019 में 52% मतदान किया, पिछड़ा 14 में 34 और 2019 में 44%। दलितों की बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ा उछाल आया है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 में 24% दलित वोटर्स उसको हासिल हुए थे, तो 34% हो जाते हैं साल 2019 में। और यहां पर आदिवासी वोटर्स 38% थे, इसका भी ग्राफ बढ़ गया 44%। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, मुसलमानों का साथ उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वायदा और दावा करते हुए अपने भाषणों में नजर आती है। मुसलमानों ने 2014 में 9% अगर मतदान किया था बीजेपी के पक्ष में, तो 8% यानी कि 1% कम हो गए थे साल 2019 में। और इसी को बढ़ाने की कोशिशों में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी रही है। लेकिन सिर्फ एक वर्ग ऐसा है, हमने आपको दिखाया, जिसके मत प्रतिशत में बीजेपी को नुकसान हुआ, और वो वर्ग मुस्लिम वोटर्स का है। और गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इन मुस्लिम वोटर्स में 80% पसमानदा मुस्लिम ही हैं। और बीजेपी को अगर मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ाने की गुंजाइश दिखाई देती है तो वो इन्हीं पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश करेगी। 80 से 85% तक इनकी तादाद है। कि 75-78 साल बाद इस समाज का ख्याल आया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 75 साल हो गया। मैं बाप से बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात हुई। मैं गया भी था अपने समाज का लेके, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जी से मिला भी हूँ, फोटो दे दिया मैंने। उन्होंने कहा था 1 हफ्ता में 8 जातियों का था बैकवर्ड में, आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब सोच रहे हैं तो अच्छी चीज है, देखा जाएगा। आप हमको चाहेंगे तो हम आपको चाहेंगे। सपा के यहाँ गया, बसपा के यहाँ गया, सबके यहाँ गए, वोट भी देते रहे। लेकिन मुसलमान आज फुटबॉल बना है, नाराज मत होइएगा, फुटबॉल बना है, ईमान नहीं रह गया है। एक हो जाए, मैं कसम खुदा के खा के कहता हूँ, सारे लोग तलवा जाते हैं। लेकिन मुसलमानों का जानते हैं, मुसलमान क्या कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। मुसलमान मानव मानव एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, मेरा नारा है। मानव मानव एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, पसमानदा समाज की ओर से यह आवाज उठ रही है। और पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में कोई भी कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि हैदराबाद में आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्नेह यात्रा भी इसको लेकर निकाली गई थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुमा आचार्य जी, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी से।
मुफ्ती वजाहत काजमी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आदिल हसन साहब आप AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। गौरव भाटिया जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही वो जुड़ेंगे इनके पास हम चलेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए अनुमा आचार्य जी, आप कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। देखिए 2014 की हम बात करें तो 38% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट किया था। 1% की बढ़ोतरी हुई थी 2019 में 39% के साथ। और आज अगर बीजेपी पसमानदा और वंचितों की बात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदर खाने इतनी बेचैनी क्यों है? बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको बेचैनी कहाँ दिखती है? हमको तो खाली ये दिखता है कि जो लोग हैं वो कम से कम किसी तरह की साजिशों में ना फंसे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम की बीजेपी बात करती है, उस सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ क्या होता है? सिलेक्टिव रूप से लोगों को भ्रम में डालना, नफरत और कांग्रेस के प्रति जो झूठ है उसकी रेसिपी बना के येन केन प्रकार चुनाव जीतना, यही एक मिशन है। और कम जागरूक और कम इन्फॉर्म्ड सेगमेंट्स को बीजेपी टारगेट करती है। अब मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना है। जब उनकी बात हो तो कपड़ों के ऊपर प्रधानमंत्री बोलते हैं, श्मशान कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं। और चुनाव के मद्देनजर इस खेल में अगर वो बीजेपी के इस खेल में फंसेंगे, बीजेपी उनके वोट हथियाएगी। लेकिन अंत में वो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसकी सिफारिशों में मुसलमानों के लिए ये भी था कि पसमानदा मुसलमानों को SC में शामिल कर लिया जाए, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोई पहल क्यों नहीं की? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तो आई नहीं है, ये तो आप ही के शासनकाल में आई थी। देखिए एक बात चित्रा जी बहुत साफ साफ बताती हूँ मैं आपको कि कांग्रेस पार्टी एक समावेशी पार्टी रही है। उसके ऊपर तुष्टीकरण के आरोप जो लोग लगाते हैं वो बाकी लोगों को नेग्लेक्ट करते रहे हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी समाज हो। कांग्रेस ने सबके लिए बराबरी से काम किया है। और इसीलिए आज जब नफरतें छूट रही हैं, जब आज भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि भाई अगर हम इस तरह की नफरतें पैदा करेंगे और बाकी समाजों तक नहीं जाएंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। और वो केवल सत्ता पूजक हैं, तो उन्होंने ये जो काम किया है जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम भी दे रहे हैं वो लोग, चले तो ठीक है। इसका सीधा सीधा सत्ता क्या भारत जोड़ो यात्रा से डर के कारण बीजेपी को वंचितों और पसमानदा मुसलमानों की याद आई है? ये सवाल लेकर मैं बीजेपी के पास जाऊंगी, लेकिन मुफ्ती वजाहत काजमी साहब आपके पास आते हुए, अगर मुस्लिमों को साथ जोड़ने की वकालत बीजेपी की ओर से की जा रही है तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ना। काजमी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बार के इलेक्शन में हमने 2022 में देखा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को ही गए थे। अजीज खान साहब, बीजेपी केंद्र में है और यकीनन केंद्र की नीतियों से मुसलमानों की बेहतरी के लिए बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसे में अगर मुसलमानों को जोड़ने की वकालत बीजेपी की ओर से की जा रही है, स्वागत करेंगे आप इसका? देखिए चित्रा जी, निश्चित तौर पे स्वागत करेंगे। और काश ऐसा होता कि आज इस मुल्क में जिस तरीके से नफरत का बाजार गर्म है, जहर को फैलाया जा रहा है, काश ये कम होता। हिंदू और मुसलमान भाई जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में मोहब्बत बढ़ाई जाती। वह यकीनन स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी और पोछिए मत मेरे आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। ये जो दिखावापन है ना वोट के लालच में, ये वाकई में ये कष्टदायक है। चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूं, ये पसमानदा की बात करते हैं साहब, ये पसमानदा उस वक्त इनको याद क्यों नहीं आता जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरह से रिहा किया जाता और जश्न मनाया जाता है। आप देखिए झारखंड में इनके मंत्री लिंचिंग के मामले में जो आरोपी रहा, जो सजा याफ्ता रहा, उसको उससे किस कदर ये फूलमाला पहनाते हैं, किस कदर ये नफरत का बाजार गर्म करते हैं। आज आप देखिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं कह रहा हूं कितने मुस्लिमों को इन्होंने अपने कैबिनेट में रखा है, कितनों को इन्होंने MLA और MP का टिकट दिया। सवाल कहने से नहीं होगा चित्रा जी। अरे यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है अजीज खान साहब, आप जानते हैं ना पसमानदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको पता है ना? आपको तो जानकारी होगी मुझसे ज्यादा। आप बताइए ना फिर, पसमानदा मुसलमानों की जीवन को बेहतर करने के लिए सरकारों की ओर से क्या काम किए गए? बीजेपी को अगर माइनस कर दे तो आपकी भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अगर पसमानदा मुसलमानों का आज ये हाल है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है तो फिर किस बात की तकलीफ है? पसमानदा मुसलमान तो पिछड़े हुए हैं ना, इस बात को तो स्वीकारिए आप।
देखिए चित्रा जी, आप उनका हक हकूक तो बाद में देंगे, पहले तो इज्जत से जीना सीखने दीजिए, पहले इज्जत से उनको जीने दीजिए। जो आज जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, पहले से तो उनको सम्मान दीजिए, पहले तो सम्मान दीजिए। आप सम्मान तक नहीं दे रहे हैं। आप बहुत कुछ देने की बात तो बाद में है। आप कह रहे साहब हम आपको नौकरी देंगे, आपको आपका हक देंगे, हक तो आप बाद में देंगे। हक की बात हो गई है तो कुछ आंकड़े मुझे लगता है कि आपके सामने रखना जरूरी है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर देखिए 80 से 85% अगर उनकी तादाद हो और उनको वाजिब हक नहीं मिलता हो तो सवाल सबसे पलटकर पूछे जाएंगे मौजूदा बीजेपी से भी कि आखिर केंद्र में हिस्सेदारी उस तरह की क्यों नहीं नजर आती है। तो पुरानी सरकारों से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा है 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक 7,500 सांसद इस देश में बने, जिनमें 400 मुसलमान थे। उनमें से 340 जो अशरफ मुसलमान थे, यानी कि उच्च वर्ग के 340 थे, और जो पसमानदा कम्युनिटी है इसके सिर्फ 60 लोग थे। तो वाजिब हक कहां मिला है इनको? जिनकी तादाद 80% हो उनको वाजिब हक देखने का काम आखिर किसने किया है? देखिए चित्रा जी, बड़ा स्पष्ट आपने बात रखा है और मुझे 10 सेकंड दे। देखिए मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि सिर्फ पसमानदा मुसलमान नहीं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की जो उनके आयोग की रिपोर्ट है। आप देखिए कहा गया था माननीय मोदी जी सरकार में आने से पहले, उन्होंने 2014 से पहले उन्होंने कहा था इसे हम लागू करेंगे। साहब आज लागू किया, नहीं लागू किया ना, समीकरण बदल जाएगा, इस वजह से तो परेशानी नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण बदल जाएगा, इस वजह से तो ये परेशानी नहीं है कि दावे तो आप बड़े बड़े करते हैं और करते कुछ नहीं है, बल्कि आप नफरत का जहर घोलते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं विपक्षियों पे। अभी मौका आपको दिया है, आज आप शासन सत्ता में हैं, वाकई में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? उनको आप हर जगह उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? बीजेपी की नेता कैसे ही जुड़ेंगे आप बताइएगा। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद किस तरह का कामकाज और कितने पैसे दिए गए हैं। मैं उस आंकड़े पर आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ जाए। आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर जवाब लेना बेहद जरूरी है। आदिल हसन साहब भी हमारे साथ हैं, AIMIM के आप स्पोक्स पर्सन हैं। आदिल हसन साहब, आप लोगों की तो पार्टी ही मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है, ऐसे में बीजेपी अगर प्लान तैयार कर रही है मुसलमानों की बेहतरी के लिए, उनका साथ और विश्वास हासिल करने के लिए, तो वेलकम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप लोग भी कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ दोहरा बर्ताव करती है, तो अब पसमानदा को साथ में लेकर चलने की बात कर रही है, वेलकम योग्य कदम है या नहीं है? चित्रा जी, मैं सीमांचल से आता हूं, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पासमानदा इलाका है। हाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर को अब तक 1 रुपया नहीं मिला है। फिर मोदी जी के राज में कांग्रेस ने चला, इन्होंने भी वही किया। महाराष्ट्र का मुस्लिम रिजर्वेशन अभी तक बीजेपी। मैं लौटूंगी आपके पास, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेंगे। शुभमन गिल का शानदार दोहरा शतक, हैदराबाद वनडे में शानदार प्रदर्शन किया, लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक शुभमन गिल की ओर से बनाया गया है, एक बहुत बड़ी कामयाबी। और यकीनन जो शुभमन गिल के प्रशंसक हैं वो इस बारे में इंतजार भी कर रहे थे कि जल्दी से उनका बल्ला शानदार तरीके से बोले और शानदार दोहरा शतक। और सबसे ज्यादा दिलचस्प तो यह है कि अगर लगातार 3 बॉल पर जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, गिल ने 145 गेंदों में ये दोहरा शानदार शतक लगाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शुभमन गिल का शानदार दोहरा शतक, 3 छक्के लगातार उनकी ओर से लगाए गए हैं। और यकीनन क्रिकेट के जो फैंस हैं बेसब्री से वो इंतजार भी कर रहे थे कि कुछ कमाल हो जाए ताकि मैच देखने वालों का पूरा पैसा वसूल हो जाए। और आज जिस तरह का प्रदर्शन शुभमन गिल की ओर से किया गया है, यकीनन ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। एक बार फिर से लौटते हैं दंगल की अपनी डिबेट पर। पसमानदा मुसलमानों को साथ कर बीजेपी 2024 में क्या वास्तव में कमाल कर पाएगी? जिस तरह का रिकॉर्ड तोड़ जीत का प्रदर्शन वो करना चाहती है। आदिल हसन साहब, अब अपनी बात जल्दी से पूरी करें। देखिए, आपने कहा आप सीमांचल से आते हैं, वहां पर MIM ने 5 विधायकों ने वहां पर जीत हासिल की थी, उसके बाद कई वहां पर चले जाते हैं, दूसरी तरफ RJD ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लोगों की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है आदिल हसन साहब। मैम उससे तो कांग्रेस और बीजेपी के भी लोग जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आप महाराष्ट्र रिजर्वेशन पे पूछिए, पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद हो गया है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद हो गया है, मनु जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, मनु यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप बंद हो गया है। एक भी मुसलमान MP नहीं है, एक भी मुसलमान लोकसभा में नहीं है, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो किस
किस पासमानदा की बात कर रहे हैं आप? सुरजापुरी रिजर्वेशन केंद्र सरकार में पेंडिंग है, अभी तक उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे पासमानदा बिरादरी है, सीमांचल सबसे पासमानदा बिरादरी है, उसका स्पेशल स्टेटस की बात है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़कियों का जो बेटी बचाओ बेटी में उसमें प्रधानमंत्री प्रचार पे ज्यादा खर्च किए हैं। मुसलमानों को स्कॉलरशिप की बात प्रधानमंत्री कभी नहीं की है कि उनको मिला जाए। सिर्फ भाषण से नहीं ना होगा, राशन चाहिए। भाषण से प्रधानमंत्री कब तक काम चलाएंगे? 8 साल तो हो गया। ऐसा आज खंडवा में एक लड़का राशन भी तो दे रहे हैं, MCA कर रहा था। बीजेपी कह रही है 80 करोड़ लोगों तक राशन भी तो पहुंचा रहे हैं और उसकी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है 2023 दिसंबर तक। हाँ, खंडवा में आज MCA किया हुआ लड़का, कल उसको मारा गया। बतलाए कि वहाँ के होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कि कब उस पर कार्रवाई होगा। कर्नाटका में हर दिन वीडियो आ रहा है मॉब लिंचिंग का, झारखंड से आ रहा है। तो प्रधानमंत्री हिस्सेदारी कब देंगे? भाषण से आगे कब देंगे? मुसलमान को स्कॉलरशिप देंगे क्या? मनु का फिर से चालू करे। मदरसा में जो स्कॉलरशिप अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था 2018 से बंद है। टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। आप जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यूनिवर्सिटी मदरसा के जो टीचर है उनको तनख्वाह नहीं मिली है। प्रधानमंत्री उस पर भी कुछ कर दे अगर प्रधानमंत्री दिल से कुछ करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता का हमें इंतजार है, लेकिन उसके पहले आपने चूंकि बहुत सारी बातें कही हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से इसके पहले मुसलमानों के बारे में जो डिटेल दी गई है कि किस तरह से उनके कल्याण के लिए बीजेपी की सरकार काम कर रही है, मुझे लग रहा है एक जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ। शुरुआती 5 साल में मुस्लिम कल्याण में मोदी सरकार की ओर से 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में 2014 से लेकर 2019 तक कुल 22,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विकास योजनाओं में खर्च किया गया है, जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए 2013-14 में 3,511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2019-20 में 4,700 करोड़ किया गया। इसके बाद 3 तलाक को खत्म करके कानून बनाकर करोड़ों महिलाओं को इस कुरीति से मुक्ति दिलाई गई। पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर हज कोटा 2 लाख रुपए तक बढ़ाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% किया है। पहली बार 2018 में महरम यानी कि पुरुष साथी के बिना 1300 मुस्लिम महिलाएं हज की यात्रा पर गईं। वहीं 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इस बारे में बीजेपी की सरकार दावा करती है। आप कह रहे हैं कि उसकी सरकार ने कुछ नहीं किया और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। आदिल हसन जी, ये बीजेपी के ही सरकार के आंकड़े हैं। पैसा कब मिलेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को पैसा कब मिलेगा? महाराष्ट्र में मुसलमानों का रिजर्वेशन का पेंडिंग है, वो कब होगा? हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो कब देंगे? महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस जब लीडर ऑपोजिशन थे तो बहुत उछल रहे थे, लेकिन जब से सरकार में आए उस पर मौन है। 8 साल से वो कुछ नहीं किए। मोदी जी 8 साल से मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद है, मनु यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप बंद है। एक भी मुसलमान MP नहीं है, एक भी मुसलमान MLA नहीं है, इनका एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो किस मुसलमान की बात करते हैं? MS खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। ठीक है MS खान साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप बहुजन समाजवादी पार्टी को लगातार समर्थन करते रहे हैं और BSP को किस तरह से मुसलमानों का वोट भी एक वक्त पर मिलता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए, वंचित समाज को खुद से जोड़ने के लिए बीजेपी की कोशिशें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित समाज को खुद से जोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आग्रह भी किया है। इसके जरिए 2024 की बड़ी तैयारी है बीजेपी की। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आग्रह को आप? मेरी सरकार, तेरी सरकार, मेरी तेरी योजना, इससे काम नहीं चलेगा। अगर वो भी सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों न हो, अगर मुसलमानों का भला करती है तो ये दूसरी बात है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों में बाइफर्केशन मत करिए। मुसलमान होता है, कोई पसमानदा, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, सब एक कलमा को पढ़ने वाले लोग। तो सबको बाइफर्केशन, सबको आवाज साफ नहीं आ रही है। सबको एक साथ रख के चलिए तो स्थिति बदल जाएगी। MS खान साहब, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ पा रही है, मैं जल्दी से ठीक करवाती हूं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। सर अनुमा आचार्य जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी एक वक्त पर बड़े राज्यों में खासतौर से जब वो जीत हासिल करती थी तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल होता था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। तो ऐसे में अब मुस्लिमों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अनुमा आचार्य जी।
देखिए, जो राज्य साक्षर हैं और जो मुसलमान साक्षर हैं वो अब ये अंतर समझने लगे हैं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और बीजेपी वो हीरामन तोता है जिसकी जान सत्ता में है। सत्ता के लिए लोगों के बीच में नफरत बढ़े, उन्माद बढ़े, भ्रम बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश रसातल में जाता रहे लेकिन सत्ता हमारी रहे, बस। अब एक बात और आपसे कहनी है कि हमारे मध्य प्रदेश में आपने बहुत सारे आंकड़े गिना दिए, कुछ 1000 करोड़ के, पर मेरे मध्य प्रदेश में मुसलमान लोगों को भोपाल की कई कॉलोनीज में लोग किराए पर घर नहीं देते। और भोपाल क्यों जाए, यहाँ दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा खरगोन में मुसलमान और हिंदू कॉलोनी के बीच में दीवार बना दी गई है। तो केवल आप सत्ता के लिए किसी को भरमाना चाहते हैं। सरकार कर रही है क्या कि मुसलमानों को घर मत दीजिए? आप उसके विकास पे क्या सरकार ऐसा कह रही है कि मुसलमानों को घर मत दीजिए? अनुमाचार्य जी, क्वांटिफिकेशन क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। हाँ, क्या सरकार ऐसा कह रही है कि मुसलमानों को घर मत दीजिए? आप आरोप लगा रही हैं। मैं ये कह रही हूँ, अगर सरकार के शासन में रहते हुए अगर इस तरह की बात होती है तो इस देश के लोकतांत्रिक फैब्रिक में छेद होता है। अगर सरकार के रहते हुए प्रशासन दो हिंदू और मुस्लिम कॉलोनी के बीच में दीवार बना देता है खरगोन में, तो ये सरकार की ही गलती है। अगर प्रशासन वो काम कर रहा है और खरगोन में ऐसा हुआ है, तो आप ये सब चीजों को यहाँ मत देखिए कि एक आप बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग की बात कर दी और उनको सिर्फ वोट से मतलब है, ना तो भारत की प्रगति से मतलब है। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आरएसएस के समर्थक भी हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। संगीत रागी जी, यहाँ पर बैठे हुए तमाम, अजीज खान साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, तमाम मेहमानों का एक सुर से यही कहना है कि खाली वोट बैंक की राजनीति करना जानती है बीजेपी और कुर्सी बचाए रखने के लिए वो कुछ भी करेगी। संगीत रागी जी। देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेकिन एक बात देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कोई ऐसे ही नहीं है। उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम तो है नहीं, लेकिन एक चीज तो बहुत साफ है, और जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप चाहे जितना कर लें, लेकिन मुसलमानों के नाम मुस्लिम समाज को संतुष्टि किसी दुनिया के किसी भी जगह पर नहीं होती है। मुझे एक नेहरू का पत्र याद आता है जो गांधी जी को उन्होंने लिखा था कि जिन्ना के जितनी भी डिमांड मांगते हैं वो सुरसा की तरह रोज हमेशा वो बढ़ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस देश का समाज, हिंदू समाज क्या करे जिससे मुस्लिम प्रसन्न हो। क्या भारत के अंदर ऐसी बात है जो मुसलमानों को हिंदू इलाकों में घर नहीं दिया जाता है? दुनिया के हर हिस्से में ये चीजें लागू है, जो मुसलमानों को अपनी जगहों पर अपने इलाके में घर देने में संकोच करते हैं, क्योंकि किसी के माथे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि बगल वाला आदमी जो है वो टेररिस्ट है। इस्लामिक टेररिज्म जो है वो दुनिया की एक हकीकत हो गई है। अब जब हम ऐसे में जानते हैं कि आदमी कौन टेररिस्ट है कौन नॉन टेररिस्ट है हमें तो पता नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे पता जब लगता है, इस प्रकार की चीजें जब पर्याप्त मात्रा में दिखती हैं, तो एक तो कारण यह है कि लोग अपनी घरों को मुसलमानों को नहीं देना चाहते हैं। एक दूसरी बात, भारत विभाजन के पश्चात एक दरार तो जरूर खड़ी हुई है, और वो अभी भी हिंदुओं को ये खटकता है, इतिहास को लेकर के भी खटकता है कि जो मुगलों और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध किए, हत्याएं की, क्रूरता किया, बलात्कार किया, उन सुल्तानों के साथ आज भी मुस्लिम समाज का एक वर्ग, मैं बार बार कह रहा हूं, सारा मुस्लिम समाज नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल नहीं, एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी ये मान करके चलता है कि वही मेरे पूर्वज थे। और मैं मान करके चलता हूं कि जो पहले का कायर हिंदू था, जो लोभवश या कायरतावश मुसलमान बन गया, और वही मुस्लिम समाज का आज के दिन में वो समझते हैं कि वही जो हमारे सुल्तान थे, वही हमारे पूर्वज थे, वही उनके प्रेरणा। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, पसमानदा समाज के मुसलमानों को साथ में साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और अगर साथ में साधने की कोशिश कर रही है तो आप लोगों की जुबान से भी कम से कम उसी तरह की वाणी निकलनी चाहिए ना। इस तरह की भाषा पे आपको लग रहा है कि मुसलमान आएगा आपके साथ? देखिए, मैंने कहा कि दो प्रकार के मुसलमान हैं। एक जो इस भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं
वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन वो मुसलमान जिनके लिए सुल्तान, औरंगजेब, बाबर और ये सब जो है वो उन्हें वही उनके पुरखे हैं और उनकी सारी घृणित काम और उनकी सारी करतूतें जो है जिनके ये वारिस बनते हैं, उनको तो आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, वो कोई अंतर ही नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ भी कर ले। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई कम काम थोड़े किया था। सबसे पहले माइनॉरिटीज के एजुकेशन और मदरसा रिफॉर्म्स के लिए क्या नहीं किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने? क्या मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय के 2004 में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इन मुसलमानों के अंदर इतना घृणा का बीज हिंदुओं के खिलाफ बो दिया है, ठीक है, कि उस मानसिकता से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो उस मानसिकता से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, कि सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का अगर भरोसा दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के ही नागरिक है ना, तो उनको साथ में चलने को लेकर उनके घाव पर आप कह रहे हैं एक तरफा प्यार नहीं हो सकता है। मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ। हिंदू बहुत चला है, मुसलमान चलने के लिए तैयार ही नहीं होता। वजाहत काज़मी साहब, आपको अगर सवाल सुनाई दिया हो, संगीत रागी का ये कहना है कि एक तरफा प्यार कैसे हो सकता है? हिंदू बार बार साथ में लेकर चलने की बात करता है, लेकिन मुसलमान साथ में आने को तैयार नहीं है, खासतौर से बीजेपी को लेकर। देखिए, जहां तक मेरी अपनी राय है कि मुसलमान प्रधानमंत्री जी को पसंद भी करता है, और प्रधानमंत्री जी की जो बात है मुस्लिमों को लेकर के, वो ये प्रैक्टिकली भी रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों ने वोट की हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत नहीं की, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है, उसका प्रधानमंत्री जी ने बगैर वोट के लालच के, बगैर सियासत करे हुए उसको हिस्सेदारी देने की कोशिश की है। हाँ। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। कांग्रेस के दौर में जो फसादात हुए, उसमें मुरादाबाद और मुरादाबाद का हुनर, भागलपुर, हाशिमपुरा, मलियाना, 50,000 फसादात हुए, और वो सब मुसलमान और हिंदू और पूरे देश को झेलना पड़ा। और जहां जहां फसादात हुए वहां वहां के हुनर भी खत्म हुए। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कहा कि आप जो है मुसलमानों का हुनर सामने लाइए। तो चित्रा जी, आपने देखा होगा कि पूरे देश में जगह जगह माइनॉरिटी के लिए हुनर हाट लगाया गया, और उसका हजारों सैकड़ों करोड़ का बजट था, ताकि मुसलमान अपना हुनर सामने ला सके। बिल्कुल। दूसरी बात जो है, जम्मू कश्मीर से गुलाम अली साहब, जो बिल्कुल एक गैर मारूफ नाम था, गुलाम अली साहब, जो गुजर समाज, जो वहां पहाड़ों में ट्राइबल है, जो वहां बेघर रहता है, जिसके पास आज आधार कार्ड जैसी सहूलतें अब आने लगी हैं। हाँ। ये सच्चर कमेटी की बात करने वाले, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात करने वाले लोग, इनसे पूछिए कि रंगनाथ बनाने वाले भी आप, और 50 साल का सरकार का चिट्ठा भी तो आपका था कांग्रेसियों, कि आपने बर्बाद जिस तरह किया है देश को और देश की जनता को। दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस चीज में विश्वास करते हैं कि देश जब बढ़ेगा तब देशवासी बढ़ेंगे, तो उसी चीज की हिस्सेदारी है पसमानदा को हिस्सेदारी। गुलाम अली खटाना एक गुजर समाज से आते हैं, गुजर समाज की जम्मू कश्मीर में क्या हालत है वो सब जानते हैं जी। दानिश आजाद जो है उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए गए, वो अंसारी समाज से आते हैं। मैं समझता हूं अगर मुसलमान इस बात में विश्वास नहीं करता कि ये पसमानदा है, ये अशरफ है, ये अफजल है, ये आला है, तो इस सारी दरगाहों पे इनका कब्जा क्यों है? सारे मदरसों पे, मरकज पे, जमीयत पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे किसका कब्जा है? पसमानदा मुसलमानों को वहां ये दीन में आ गया। भाई कहीं तो लाए दुनिया में, किसका कब्जा है? बातें ये हो रही है ना चित्रा जी, मुझे कहने दीजिए, आप मुझे प्लीज एक बात कहनी दीजिए। नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ बस अपनी समझ के लिए। आप कह रहे हैं कि कब्जा है, किसका कब्जा है? भाई अशरफ लोगों का कब्जा है, जो ऊंची जातियां हैं मुसलमानों का कब्जा है, चंद खानदानों का कब्जा है, बस ठीक है, ऊंची जातियां हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं प्लीज, अभी जो कॉलोनियों की बात आ रही थी कि कॉलोनियों में जगह नहीं मिलती, अरे भाई अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हो? आप तो बरेलियों की मस्जिद में देवबंदी नहीं घुस सकता, देवबंदी की मस्जिद में बरेलवी। भाई ये मस्जिदों के, अल्लाह के घरों की लड़ाइयां तो पहले खत्म कर लो। ये काफिर है, वो मुसलमान है, ये हक पर है, ये ना हक पर है। प्रधानमंत्री जी की बात का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने समाज को, देखो कांग्रेस को ख्याल रखना चाहिए कि वोट लेकर गद्दारी की है, समाजवादी ने वोट लेकर गद्दारी की है। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेकर और ना लेकर, इससे कोई चीज उनका ताल्लुक नहीं है। वोट लिया है नहीं लिया है, राजनीति की कोई बात नहीं, हिस्सेदारी की बात हो रही है। और पसमानदा समाज बहुत बड़ी तादाद में शुक्रगुजार है और उनको अब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।
मैं समझता हूं ये दीनदार लोग जो अपने आप को कहते हैं दरगाह वाले, खानका वाले, मदरसे वाले, ये भी पसमानदा मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने देंगे। डॉक्टर अजीज खान साहब, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी घेरा और समाजवादी पार्टी को भी घेरा कि वोट लेकर गद्दारी की है इन दोनों ही पार्टियों ने मुसलमानों के साथ। जी 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 देखिए चित्रा जी, देखिए मैं कासमी साहब तो बाद में आऊंगा, पहले तो मैं रागी साहब का जवाब दे दूं। आपने बहुत कुछ उनसे पूछने की कोशिश की कि सब मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ा जाए, और पीएम साहब ने कहा है, कल प्रधानमंत्री महोदय ने बाकायदे घोषणा की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है इस बार 2024 में। लेकिन आप उनके चेहरे पे देखिए, जैसे वो क्या कहते हैं कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये रागी साहब जैसे लोग, इनको आप कितना भी समझाएंगे, बीजेपी के लोग कितना भी बताया जाए इनके लोगों को, लेकिन ये काम वही करेंगे जो इनके दिल में है, और चेहरे पे कुछ और झलकता। एक बात देखिए, इन्होंने नफरत की बात की, आपने सारी बातें की, आपने आंकड़े की बात की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा चित्रा जी, कि जो आंकड़े हैं ना वो सब कागजी हैं, कागजी। हम जानना चाहते हैं कि जो ये आंकड़े आखिर गए कहां, ये मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो पहुंचे नहीं। आंकड़े कैसे कागजी हो जाते हैं अजीज खान साहब? अरे प्लीज मुझे मौका दे। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आजादी के बाद से अब तक अगर 400 मुसलमान सांसद बने हैं तो पसमानदा 60 क्यों बने हैं, जबकि 80% उनकी तादाद है? आप कह रहे हैं आंकड़े कागजी हैं, झुटला दीजिए कागजी हैं तो। नहीं मैं कह रहा हूँ आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, हमें भी मौका दें। आंकड़ों को तो आंकड़ों से ही काटेंगे ना, आंकड़ों को लफाजी से थोड़ी ना काटेंगे आप। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। देखिए जो आंकड़े दिए जाते हैं वो जमीन पे, ग्राउंड पे पहुंचने चाहिए। आज मुसलमान कहीं ना कहीं परेशान है, हैरान है, उसके घर में खाने को नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। अगर ये वाकई में उनके विकास की बात ये करना चाहते थे या करते हैं तो इनको देना चाहिए। आप कह रहे तलाक खत्म कर दिया, बिल्कुल निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, लेकिन आज जो मुस्लिम बहनें हैं उनको पढ़ने के लिए क्या इंतजाम कराया? उनके लिए अगर आप वाकई में हमदर्द होते तो उनके लिए नौकरियों के लिए आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण देते, आपने नहीं दिया। क्या मुस्लिमों को आपको आरक्षण नहीं देना चाहिए? हाँ। क्या वाकई में जो पिछड़ा समाज है, आप बांटने की बात तो करते हैं कि ये पसमानदा है, ये उच्च वर्ग के हैं, ये निच वर्ग के हैं। हाँ। आप बांटने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके हक की बात नहीं करते। अगर वाकई में उनके हक की बात आपको करनी है तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण दीजिए, किसी भी समाज को आरक्षण देकर के। अगर यही बात आप लोगों ने क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से कही जब कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे केंद्र में? आज सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट थोड़ी ना दी है सर, मैं आ रहा हूं। कब दिया है आप मुझे बताइए ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पसमानदा मुसलमानों को लेकर कब आई थी सामने? क्या आप दीजिए उनको आरक्षण? अरे मेरी बात, जब आप केंद्र में सहयोगी रहते तो नहीं देते हैं, अब आपको बीजेपी से बड़ी उम्मीदें हैं। चित्रा जी प्लीज मुझे मौका दे। मैं कह रहा हूं उनको आप पहले नौकरी बाद में दे, आर्यू खान साहब, और तमाम चीजें बाद में दे, पहले आप सम्मान दीजिए। हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी को सम्मान दीजिए, पहले सम्मान देना ये बीजेपी सीखे। ये जो नफरत की बात करता है, संगीत रागी जी के लोग नफरत की बात करते हैं, पहले वो उनको कम से कम सम्मान दे। सम्मान तो दीजिए संगीत रागी जी, बाकी चीजें देते रहिएगा बाद में। सम्मान दीजिए, पहले तो आप सम्मान। बार बार ये जो लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है सर मैं जवाब ले लेती हूँ। भरोसा आपको कायम करना होगा ना मुसलमानों को लेकर। उनके खिलाफ क्या एक तरह का माहौल भी बना है जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो उस विपक्षी दल लगातार इस सवाल पर घेरते हैं आपको। नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, सिर्फ इतना हुआ है कि आजादी के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस देश का पुनः इस्लामीकरण कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस रफ्तार को रोक दिया है। इसीलिए बेचैनी होती है और इसलिए अकुलाहट हो रही है। एक दूसरी बात, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी कोई होमोजेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं है, मोनोलिथ कैटेगरी नहीं है। इसके अंदर भी सेक्शंस हैं। जैसे कहा जाता है, बार बार यही लोग कहते हैं भाई विभाजन हमने थोड़े किया था, अशरफ मुसलमानों ने किया था, जो आम मुसलमान है उसका विभाजन से कोई लेना देना न था। यही लोग आकर के तर्क करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि भाई जो पसमानदा मुस्लिम है, जो बोहरा समाज के हैं, सिया और सुन्नियों, सिया के मस्जिदों को कौन तोड़ता है पाकिस्तान में? भारत के अंदर सिया के मस्जिदों को कौन तोड़ता है? सुन्नी लोग ही तोड़ते हैं। तो जो हाशिए पर मुसलमान हैं, जिन लोगों के बारे में एक मुस्लिम कैटेगरी जिसे बना दिया गया है, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में काम कीजिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा कि भाई सारे मुस्लिम समाज को एक ही ब्रश से रंग देना ये ठीक बात नहीं है, और वो एकवादी भी है। नहीं, एक सवाल और आ रहा है आपके के जवाब से संगीत रागी जी। एमएच खान जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। हिंदुत्व के नाम पर इतनी बड़ी जीत 303 सीटों वाली आपने हासिल की है, तो ये मुसलमानों की याद अचानक से क्यों आने लगी 2024 के मद्देनजर?
उन तमाम राज्यों में जहां पर आपने संपूर्ण सीटें हासिल कर ली थी, क्या इस बार डर है कि वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रह सकता है, इस वजह से अब मुसलमानों का भी साथ चाहिए आपको? देखिए चित्रा जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मुसलमानों के वोट के डर के कारण ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो राष्ट्र के बारे में नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास हो, ये उसी नीति का नतीजा है। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति यदि आप पढ़ना चाहें, विपक्षी लोग स्वाभाविक है पढ़ना शुरू करेंगे। एमएच खान जी, लेकिन मूल बात ये है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी कई कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ऐसा है, एमएच खान जी की बात हो जाए, वो जो बोल रहे थे समझ में नहीं आ पाया था क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। एमएच खान साहब जल्दी से, प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा जाता है ना कि एक हाथ में कंप्यूटर हो मुसलमानों के, दूसरे हाथ में कुरान हो, ये बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं आप लोगों को? मतलब बीजेपी मुसलमानों के हितों की कोई भी बात करे, हर बात पर विरोध करना है। नहीं, किसने कहा ये बात? किसने, कौन कह रहा है? देखिए संगीत रागी जी बैठे हैं, ये घूम फिर के आके मुसलमान करने लग रहे हैं। सवाल आपका कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं। अब अजीज साहब बैठे, इनकी सरकार जब आई थी तब इन्होंने कहा था 16% आरक्षण मुसलमान को देंगे। क्या % दिया आरक्षण मुसलमान को? आज आप दूसरे तोहमत लगा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में जाके देखा 16% आरक्षण देने को कहा था और नहीं दिया आपने।